हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के लेवल 2 सीडीपी के क्वेश्चंस। ये हमारा मॉक नंबर 22 है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपके रीट के एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो अपने समय को और भी उसका सदुपयोग कीजिए। जितना हो सके फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, एक बार चला जाता है तो फिर नहीं आता। तो उसी बात को याद करते हुए आप मेहनत करते रहिए और इस समय जो ये आपका टाइम है इसमें बहुत सारी मेहनत के साथ लगे रहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि जो आता है उसी को बार बार करने से काम नहीं चलेगा। जो नहीं आता है अभी भी टाइम है, उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो और अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसा कीजिए। इस सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिनिवेश प्रारूप को डैश अवस्था पर आधारित है। अब ये देखिए, नूर जो है वो एक्सचेंज वाला काम कर रही है। जो हमारे कोलबर्ग जो थे उन्होंने 3 लेवल्स दिए, प्री ऑपरेशनल यानी प्री कन्वेंशनल। प्री ऑपरेशनल नाम से तो पियाजे वाला याद आ गया अभी मुझे, वो नहीं है। प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत, और सेकंड लेवल जो था वो है कन्वेंशनल परंपरागत, और जो थर्ड लेवल है लेवल 3 वो है पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल के फिर उसने 2 स्टेजेस दिए। जो हमारा पूर्व परंपरागत है जिसके अंदर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी बाहर की ओर है, कोई और आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, उसकी पहले वाली स्टेज जो थी वो थी पनिशमेंट ओबीडियंस, यानी आप जो है दंड से बचना चाहते हैं इसलिए आप ओबीडियंट व्यवहार करते हैं, ऐसा नैतिक व्यवहार करते हैं। तो वो तो नहीं है। अब प्री कन्वेंशनल का स्टेज 2 एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि आदान प्रदान वाली, ठीक है। तो भाई इसका आंसर जो है ना वो है 4 एक्सचेंज, मगर यहाँ कन्वेंशनल गलत लिख रखा है। यहाँ पे प्री कन्वेंशनल आना चाहिए, पूर्व परंपरागत आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो है नूर उस तरीके की मोरालिटी की बात कर रही है कि मैंने तेरे लिए किया तो तू अब मेरे लिए कर। इसमें कहीं कन्वेंशनल के अंदर जो होता है लेवल 2 उसके अंदर तो समाज की और ये सारी बातें आने लग जाती है। इसमें कोई समाज की तो बात नहीं है, इसमें तो सिर्फ इंडिविजुअल की एक्सचेंज की बात है। तो यानी कि मैंने तेरी हेल्प करी तो तू मेरी हेल्प कर। इफ आई विल स्क्रैच योर बैग यू विल स्क्रैच माई बैग, यानी टिट फॉर टैट वाली। तो ये जो है ये हमारा पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल की 2 सब स्टेज है, यानी कि एक्सचेंज वाली। इस वर्ड के आगे भाई प्री आना चाहिए था, पूर्व परंपरागत। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर वाली जो होती है ना वो पोस्ट कन्वेंशनल में होती ही नहीं है, वो कन्वेंशनल के अंदर होती है, तो वो तो गलत है। ओबीडियंस प्री कन्वेंशन के अंदर होती है, यानी प्री कन्वेंशन की पहली स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा जो है वो पनिशमेंट के डर से कि बाहर से कोई पनिशमेंट दे देगा तो इससे वो आज्ञा का पालन कर लेता है, तो वो भी इसका आंसर नहीं है। बीइंग नाइस यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, कि समाज से फेवर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो उसके हिसाब से कार्य करना, ये कन्वेंशनल की तो है मगर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है एक्सचेंज, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज, या फिर हम जो है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता भी कहते हैं। यहाँ पे प्री आना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। सेकंड, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये शब्द हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जेंडर से रिलेटेड हुए कुछ शब्द हैं जो कि काफी कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को क्लियर करते हैं एक कंसेप्ट मैप के थ्रू। देखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे ना इस कंसेप्ट मैप को तो आपकी आगे तक की सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सेक्स एक शब्द होता है और एक होता है जेंडर। सेक्स यानी लिंग, जो कि बायोलॉजी से आधारित है, जिसका मतलब है कि आपके अगर XX क्रोमोसोम है तो आप जो है गर्ल है, ठीक है, और अगर XY है तो बॉय है। तो ये हुआ हमारा सेक्स, ठीक है, जो कि लिंग है। अब हमारा जेंडर एक और शब्द है जो कि लिंग से अलग है। अब जेंडर क्या होता है? जेंडर जो होता है ना वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है
आपका मैस्कुलिन यानी कि आदमी या औरत होने का, और ये इन्फ्लुएंस होता है, ये प्रभावित होता है हमारा कल्चर से, संस्कृति से, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से, उसकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है या फिर उसकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, उससे ये इन्फ्लुएंस होता है। तो सेक्स जो हो गया वो लिंक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, और जेंडर, जेंडर जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जिस जो जुड़े हुए हैं कि आप आदमी हैं या औरत हैं। तो एक तरीके से ये सोशल लॉजिकल कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी समाज से बना हुआ जो कंस्ट्रक्ट हुआ, कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये होता है हमारा जेंडर। अब जेंडर हमारा किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? जेंडर इन्फ्लुएंस होता है आपके बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से, जैसे कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनाइटल्स, हार्मोनल डिफरेंस क्या क्या है, क्या डिफरेंस है ब्रेन स्ट्रक्चर में, और कैसे आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो एज अ आदमी और एज अ औरत। अब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस यानी पर्यावरण का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है जेंडर के ऊपर। पेरेंटल इन्फ्लुएंस यानी कि जिस तरीके से आपके माँ बाप आपको का पालन पोषण करता है वो। कल्चरल एक्सपेक्टेशन यानी संस्कृति आपके साथ क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप कैसा जेंडर रोल शो करेंगे, यानी कि आप कैसा जेंडर वाला रोल शो करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेंट का इन्फ्लुएंस में आ जाता है, यानी पर्यावरण के इन्फ्लुएंस में। इसके बाद आता है कल्चर यानी संस्कृति। अब इंडिविजुअलिस्टिक है यानी कि एकल वाली है, या फिर नॉन ट्रेडिशनल है यानी कि सब मिलकर रह रहे हैं, और किस तरीके से वो जेंडर को परपेचुएट कर रहे हैं, यानी कि ये कि आप जो है आदमी है या औरत है, मतलब इस तरीके से जो सोशियोलॉजिकली आपके ऊपर डाला जाता है, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आप डेवलप कर लेते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी से रिलेटेड, तो वो जेंडर कहलाता है। अब हमारे कई चीजें होती हैं, वो होती है जेंडर रोल। अब आप किसी शब्द को देखिए कि रोल क्या होता है। रोल जो होता है यानी कि किरदार। तो कल्चरल बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, संस्कृति जो आपसे व्यवहारिक उम्मीदें रखती है कि आप एक औरत और या एक आदमी होने के कारण जैसा व्यवहार करेंगे, वो कहलाता है जेंडर रोल। ठीक है। जेंडर टाइपिंग, जेंडर टाइपिंग जैसे टाइपिंग जो होता है ना, जेंडर टाइपिंग वो एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान आप जो है वो जेंडर रोल सीख लेते हो, यानी कि जो संस्कृति की व्यवहारिक उम्मीदें कि आप एक औरत होने के नाते ये करेंगी, आप घर का काम करेंगी अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, और एक आदमी जो है वो बाहर से कमाएगा, तो वो एक जेंडर टाइपिंग के थ्रू आपने वो जेंडर रोल जो है उसे एक्वायर कर लिया। बाद आती है हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। जेंडर आइडेंटिटी जो होती है ना, यानी आइडेंटिटी पहचान, सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी कि आप जो है आप समझे कि मैं आदमी हूं या औरत हूं, और ये जो होती है जेंडर आइडेंटिटी यानी कि किसी की जेंडर आइडेंटिटी वो आपकी प्रभावित होती है सेक्स से, जो कि आप लेकर पैदा होते हैं, लड़का या लड़की, या और ये जेंडर आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस होती है वातावरण से भी, जैसे कि हमने देखा जेंडर जो है वो बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और कल्चर तीनों से ही प्रभावित होता है। ठीक है। और सेक्स जो है सिर्फ वो बायोलॉजिकली है, यानी कि जिस चीज को लेकर आप पैदा हो रहे हो, ठीक है, कि लड़का या लड़की, उस तरीके से जेंडर जो है वो सामाजिक, कल्चरल और इन्वायरमेंट से आप जो है डेवलप कर रहे हो कि क्या आदमीपन है और क्या औरतपन है, और उस रोल को जो है आप जो आपसे कल्चर लेना चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो जेंडर रोल कहलाएगा। प्रोसेस जो है वो जेंडर टाइपिंग कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आ गए हमारी जेंडर रोल की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है। जेंडर रोल की डेवलपमेंट आप कैसे करते हैं। सोशल लर्निंग थियोरी जैसे एल्बर्ट बेंडूरा वगैरह की दी थी, उन्होंने कहा था कि आप जेंडर रोल यानी कि एक जेंडर से जुड़ा हुआ बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, आप जो है कि आदमी ऐसे ही करेंगे, औरत ऐसे ही करेगी, तो वो जो है आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख लेते हो, आप अपनी माँ को उस तरीके का काम करते हुए देखते हो, आप इमिटेशन ऑफ मॉडल्स के थ्रू सीख लेते हो, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी मॉडलिंग की और इमिटेशन की बात करती है। एक जेंडर स्कीमा थियरी थी भाई, ये जो दी थी ये बैम ने दी थी, सेंड्रा बैम स्मिथ नाम की एक लेडी थी, उसने दी थी। उसने कहा था कि पियाजे जो है ना, जैसे स्कीमा की बात करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट होता है जिससे कि आप नॉलेज जो है वो अंदर डालते रहते हो, एसिमुलेट अकोमोडेट करके आप जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। ऐसे ही उसने कहा कि मेल और फीमेल को जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, और पियाजे लाइक स्कीमास एंड कॉन्सेप्ट्स जेंडर स्कीमा थियरी कहलाती है, कि जेंडर का भी एक स्कीमा होता है। ठीक है। उससे जो है कि वो बंदा जो है वो डेवलप कर लेता है मेल और फीमेल जेंडर रोल्स कौन से होते हैं। ठीक है।
अब होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये होते हैं जब किसी जेंडर से रिलेटेड हम जो है आदमी या औरत से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बस इसी कहते हैं कि लड़की जो है वो घर का ही काम कर सकती है और वो गाड़ी नहीं चला सकती। तो इस तरीके की आप जो है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पे इम्पोज कर रहे हो किसी लड़की के ऊपर उसके लड़की होने के कारण, तो वो कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और इसके कारण जो होता है वो सेक्सिज्म भी होता है, यानी प्रिजुडिस, यानी कि आप गलत भावना भी डेवलप करते हो, यानी किसी के बारे में नकारात्मक धारणाएं। एंड्रोजाइनी भी एक कॉन्सेप्ट था जो कि बैम के काम पर आधारित था। उसने ये कहा था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, कि एक बंदे के अंदर जो है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेल में हो सकते हैं। वो एस्पेक्ट्स की, उन ट्रेड्स की बात है जेंडर के अलावा, यानी कि एक टाइम पे कोई असर्टिव यानी अपनी बात को मनवाने वाला और सेंसिटिव भावुक भी हो सकता है अगर किसी हम आदमी को लेकर चले, तो वो कहलाती है हमारी एंड्रोजाइनी। ठीक है, अब जो है हमारे जेंडर के डिफरेंसेस के बारे में भी कुछ शोध हुए, उनके बारे में आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डिफरेंसेस यानी संज्ञानात्मक डिफरेंसेस वो प्रेजेंट होते हैं, बट साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज के कारण भी हो सकते हैं रेदर देन उनकी शारीरिक संरचना के कारण। तो ये बात की गई। और सोशल और पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस यानी कि आदमी और औरत के, वो हमारे इसलिए हम ज्यादा देखते हैं क्योंकि हम जो है वो सेक्स के साथ स्टीरियोटाइप थिंकिंग जोड़कर देखते हैं कि आदमी जो है वो रो नहीं सकते, तो वो एक हमने एक स्टीरियोटाइप कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो वाली सारी ये बातें हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप जो है किसी के बारे में टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और आप कह रहे हैं कि ऐसा ही एक सेक्स को बिहेव करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, आप एक जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। जब टिपिकल और उस तरीके से आप जो है किसी की डीम्ड अप्रोप्रिएट की यही सही है, तो आपने उसके बारे में क्या कर ली, जेंडर रूढ़िवादिताएं डेवलप कर ली। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी कि जेंडर के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करें यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, वो नहीं है। जेंडर रोल हमने जैसे कि देखा कि समाज जो है वो हमारा कल्चरल बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन करता है, यानी कि संस्कृति जो है वो हमारी व्यवहारगत उम्मीदें जिस तरीके से डेवलप कर देती है कि आपके आदमी या औरत होने के कारण, वो जेंडर रोल कहलाता है। ठीक है, जेंडर की पहचान, जेंडर की आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी में आपको पता है कि क्या आपका जेंडर रोल है और क्या आपकी सेक्स है, तो वो जो है वो कहलाती है जेंडर आइडेंटिटी, वो भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए हैं यानी कि रूढ़िवादिताएं बना दी गई हैं, उनको जो है वो हटाना है। उनको हटाएंगे और ये बताएंगे कि आदमी भी ये कर सकता है, कि मतलब जेंडर रोल जो है उसको आपने टिपिफाइड कर दिया, यानी कि औरत बस घर का काम करेगी, और फिर उसके बारे में जो आपने गलत धारणाएं बनाई, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। और उस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ना है कि औरत भी ये काम कर सकती है और आदमी भी ये काम कर सकते हैं। हमने जेंडर रोल को बिल्कुल एक फिक्स तरीके से बांध के नहीं रखना, जो कि उसको ओपन एंडेड रखना है कि आज की डेट में जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो जेंडर रोल्स की धारणाएं भी बदल रही है। पहले वाली बातें नहीं आ गई, पहले सिर्फ औरत घर में काम कर रही थी, मगर आज जो है वो ऑफिस भी जा रही है, बच्चे भी पाल रही है, आदमी भी बच्चे पालन पोषण में अपना रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा जो जेंडर रोल पहले वाला था ना, फिक्स कैटेगरी वाला, वो हिल रहा है। अब वो हिल रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो टिपिकल बातें थी ना, जेंडर स्टीरियोटाइप, उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना, रूढ़िवादिताओं को रिमूव करना पड़ेगा। उसी का ये एक एग्जाम्पल है। तो इससे आप एलिमिनेट करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, यही है। इससे आप जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाएंगे नहीं, जेंडर बायस को तो कम करेंगे, ये नहीं है। इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये जो है ये बढ़ा रहा है जेंडर कॉन्स्टेंसी को, जेंडर स्थिरता को। अब हमें देखना चाहिए कि जेंडर स्थिरता क्या होती है। जेंडर स्थिरता ये होती है कि बच्चा समझ जाता है कि अगर वो जो है, अगर लड़की है वो लड़के के जैसे कपड़े भी पहन ले तो वो जो है उसका जेंडर नहीं बदलेगा। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज, कि वो नहीं बदलेगा अगर वो जो है बिहेवियर या फिर ड्रेस या फिर हेयर स्टाइल दूसरे जेंडर का जो कि टिपिफाई कर रखा है कि लड़कों का यही होगा, अगर वैसा वो अपना ले तो भी उनका जेंडर लड़की है तो वो लड़की रहेगा। अगर लड़की जो है वो टी शर्ट्स और मतलब पैंट शर्ट भी पहन लेती है तो वो लड़की ही रहेगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग
बच्चे की डेवलप करना, वो कहलाती है हमारी जेंडर कंसिस्टेंसी। तो क्या ये जेंडर कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है? नहीं। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पे आधारित डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण, उसको ये बढ़ा रहा है? नहीं, उसको तो ये कम कर रहा है, उसको तो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि आपके जेंडर रूढ़िवादिताओं के कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आपकी रूढ़िवादिता सोच अगर ऐसे बन गई है कि लड़कियां ऑफिस में ढंग से काम नहीं करती, तो उस तरीके से आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप उस तरीके का व्यवहार करेंगे, उनको कोई प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो जेंडर स्टीरियोटाइप सोच के कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी वर्क प्लेसेस में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्कैफोल्डिंग। वो उसकी मदद कर रहा है, वो उसको ढांचा प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चा खुद काम कर सकता था मगर वो उसका लेवल बढ़ा रहा है और उसको सपोर्ट देते हुए, क्योंकि वो उस चीज में कैपेबल है मगर वो अभी नहीं कर पा रहा है, तो उसको करना कहलाता है स्कैफोल्डिंग। डिस्कवरी लर्निंग तो खोज वाली लर्निंग, वो इसके अंदर नहीं है। जेडपीडी तो हमारा जोन है जो दिखा रहा है कि बच्चे का करंट ये है और यहाँ तक वो अपेक्षित पहुंच सकता है, मगर वो कैसे पहुंच सकता है? जब अडल्ट उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और वो सपोर्ट कहलाता है स्कैफोल्डिंग। तो जेडपीडी तो जोन है, वो नहीं है। अब इंटर सब्जेक्टिविटी क्या है? भाई हमारी रिसर्च दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे साइंटिफिक रिसर्च जो कि काफी ऑब्जेक्टिव होती है, जिनका एक ही आंसर होता है और जिनके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होती। अब जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जो सब्जेक्टिविटी है, यानी कि कई ट्रूथ हो सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, उन्हीं में एक टर्म आती है इंटर सब्जेक्टिविटी। और ये इंटर सब्जेक्टिविटी टर्म जो थी, ये एक दार्शनिक थे, एडमंड हसरल। 1859 से 1938 तक वो जिंदा थे, मतलब ये उनका एज रेंज है। इज मोस्ट सिंपली स्टेटेड एज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, यानी दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान, फीलिंग्स का आदान प्रदान, कॉन्शियस लेवल पे यानी कि दिखते हुए, और अनकॉन्शियस लेवल में दो पर्सन और सब्जेक्ट के बीच में वो, और ये फैसिलिटेटेड होता है एम्पैथी के द्वारा, यानी आप दूसरे की बात सुनने को जानना चाहते हो, तो वो कहलाता है भाई इंटर सब्जेक्टिविटी। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे के पैरों पे रख, मतलब दूसरे के जूते में जाकर देखना, मतलब दया का भाव, आप उसके जगह खुद को रखकर महसूस करते हो, तो वो कहलाती है एम्पैथी। तो इंटर सब्जेक्टिविटी एक कॉन्सेप्ट को लेकर, जैसे कि मैं कोई कॉन्सेप्ट पे बातचीत कर रही हूँ, आप भी अपने तर्क लेकर आ रहे हो, हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज को, तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी है, हम उस सब्जेक्ट को लेकर काफी डीप अंडरस्टैंडिंग जो निकल कर आएगी, तो वो कहलाती है इंटर सब्जेक्टिविटी, जो कि हसरल ने दी थी। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब डेवलप होता है? भाई हाइपोथेसिस करना और उसको टेस्ट करना, रीचेक करना, और उसके बाद वो सही है तो उसको मानना, ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी लेवल 4 में होता है, 11 एंड अबव, जहां पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और मूर्त चिंतन आ जाता है। तो यही इसका आंसर है, बाकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब भाई संस्कृति, समाज, कल्चर और कैसे वो डिटरमाइन करते हैं थॉट को, तो उसकी बात जो की थी वो लुई वाइगोत्स्की ने की थी, जिसने ये भी कहा था लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ, ठीक है। और कल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल की बात की उसने, जैसे कि आपने देखा है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, और कैसे सोशल मीडिएटेड लर्निंग, किस तरीके से समाज जो है वो बच्चे की लर्निंग में मदद करता है और उसकी लर्निंग को बढ़ा सकता है, उसकी थिंकिंग को बढ़ा सकता है। तो उसकी बात सारी वाइगोत्स्की ने करी है। कोलबर्ग ने तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कल्चर की कोई बात नहीं की थी, उसने कहा था कि बच्चा जो है वो खुद से ज्ञान की संरचना करता है। बेंड्यूरा ने तो मॉडलिंग और इमिटेशन ये सारी बात की थी, वो भी नहीं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहित अर्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? आप देखिए 6ठी से लेके 8वीं तक। अब हमारा बच्चा जब पहली में आता है ना तो 6 साल का हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जब 6ठी में आया तो 6 में 11 तक का हो गया लगभग, ठीक है। तो अब 11 साल का बच्चा हो गया 6ठी में, तो उसे डिस्करेज करना चाहिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को। ये तो बिल्कुल गलत है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अगर हम देखें, कॉन्क्रीट जो थी स्टेज 3 वो 7 से 11, और स्टेज 4 फॉर्मल
11 एंड अबव। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा 6ठी से 8वीं वाला बच्चा है वो हमारा 11 साल का आ रहा है, यानी 6ठी में। ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो डिस्करेज यूज करना चाहिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का, ये तो गलत है, लॉजिक तो देना ही चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, हमें रीजनिंग डेवलप करनी है, क्योंकि बच्चा एक तरीके से यहाँ पे हमारा फॉर्मल में आ रहा है, यानी कि हमारी लास्ट स्टेज के अंदर आया है। तो आप रीजनिंग डेवलप करेंगे तो बच्चा जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग, तर्कों पे आधारित रीजनिंग, वो डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम देनी चाहिए, यही इसका आंसर है। यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कंसेप्ट, भाई ये कंक्रीट मटेरियल यानी कि जो केवल मूर्त सामग्री है, वो तो आप प्राइमरी पे भी यूज कर रहे हो ना। अब जब बच्चा जो है वो मिडिल स्कूल में आ रहा है तो उसके अंदर जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें जो है आपको रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें अलजेब्रा जैसे होती है वो डेवलप तभी तो होगी जब आप कॉन्क्रीट का पीछा छोड़ेंगे और उसे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाएंगे। रिलाय सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पाठ्यक्रम से बढ़कर भी कुछ एक्स्ट्रा टीचर को करना ही चाहिए। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। अब हॉवर्ड गार्डनर ने जो दी थी वो 9 दी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी अलग अलग बहुबुद्धियां दी थी उसने। तो अब हमें देखनी है कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बंदे की क्या विशेषताएं हैं। पहला, सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्द से रिलेटेड है भाई, ये तो लिंग्विस्टिक वाले की है, वो इसकी नहीं है। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेसी, अब जो है विजुअल स्पेशियल वालों की ये है, वो भी ये नहीं है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, ये भी नहीं है, ये तो म्यूजिकल वाले की है। पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, यही है पैटर्न। गणित में पैटर्न है, लंबी लंबी चेन्स ऑफ रीजनिंग है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और इसलिए ऐसा हुआ। तो ये जो है ये डेवलप करना, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसका फीचर है, यही इसका आंसर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसको सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। बच्चा जो है हैबिट सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, वैल्यू सीख रहा है, मोटिव्स हैं उसके, ताकि वो जो है समाज का एक महत्वपूर्ण और बढ़िया भाग बन सके। तो वो एक हमारा प्रोसेस होता है, समाजीकरण के थ्रू बच्चा जो है ये सब सीखता है। और इसकी फिर कई कई एजेंसी होती है, जिसकी प्राइमरी प्राथमिक एजेंसी जो है वो घर है, नेबरहुड है, और फिर हमारी सेकेंडरी एजेंसी है, यानी कि वो है स्कूल, ये सब जो कि इस चीज को करती हैं। इंक्लूजन का मतलब है समावेश, एक साथ करके चलना, वो भी नहीं है। मेन स्ट्रीम है यानी मुख्य धारा में लाना, वो भी नहीं है। डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग करना, वो भी नहीं है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा पर्सन है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का। इस इक्वेशन को वुडवर्थ एंड मार्कस ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसको जो बंदा है उसको जो लेकर पैदा हुआ है हेरिडिटी, उसका भी प्रभाव होता है, और जो वातावरण जो उसे जिसमें उसका पालन पोषण हो रहा है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, और वही उसकी डेवलपमेंट को बताती है। तो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करती है सिर्फ डेवलपमेंट को, ये भी गलत है। ना हेरिडिटी करती है ना इन्वायरमेंट करती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन डेवलपमेंट को एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के अंदर, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यही इसका आंसर है। प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो जिसके अंदर बच्चा जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए। बच्चा ज्ञान की संरचना करता है, वो एक्टिव होता है, वो लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो ये सारी बातें हैं। तो नॉलेज, ज्ञान की संरचना बच्चा खुद करेगा, बिल्कुल सही। नॉलेज बच्चा पैसिवली यानी कि निष्क्रिय रूप से प्रदान करेगा, वो नहीं है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, यानी कि बिल्कुल सेम उसी तरीके से रिप्रोड्यूस कर देगा, नहीं। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, नहीं।
बच्चा जो है वो ज्ञान को जो है खुद कंस्ट्रक्ट करता है। रिकॉल करना तो बिहेवियरिस्टिक है कि टीचर ने पढ़ा दिया और फिर बच्चे ने उसको उड़ेल दिया, ऐसी बात नहीं है। CCC यानी कंटिन्यूस यानी सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी लगातार आप ले रहे हैं, व्यापक यानी आप सारे पक्षों को ले रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज को भी, को करिकुलर एक्टिविटीज को भी, और इवेल्युएशन कर रहे हैं यानी आप मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है? नहीं। सिर्फ समेटिव आती है? नहीं। ना ही फॉर्मेटिव और ना ही समेटिव, ये भी नहीं है। दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव आती हैं, फिर वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए। अब जैसे कि आप देखिए समेटिव जो होते हैं यानी कि 2 टर्म्स में इसे बांट दिया जाता है CCE के तहत। आप देखिए एक होता है टर्म 1 और एक होता है टर्म 2। टर्म 1 के अंदर आप एक FA1 लेंगे, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे आप जो है बच्चों की, यानी वो काम करते हुए तब आप उसको असेस कर रहे हैं, ठीक है। और 2 FA1 और 2 लेंगे 10% के। और ऐसे 1 जो होगा ना, पहले जैसे टर्मिनल एग्जाम होते थे उसको ही कहते हैं समेटिव असेसमेंट यानी योग्यात्मक मूल्यांकन। अब वो करेंगे SA1 30% का। ऐसे ही आप टर्म 2 में फिर आप FA3 लेंगे 10% का, FA4 लेंगे 10% का, और फिर आप समेटिव असेसमेंट नंबर 2 लेंगे 30% की। यानी कि आप एक और योग्यात्मक मूल्यांकन करेंगे जो बाकी सिलेबस था उसका पेपर पेंसिल टेस्ट यानी जो पहले टेस्ट होते थे उस तरीके का। FA1 FA2 FA3 FA4 के तहत आप जो है प्रोजेक्ट दे सकते हैं। आप जो है कोई क्लास में बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उस तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी फॉर्मेटिव है, यानी आप साथ की साथ कर रहे हो। ऐसे जो है SA1 जो है ना वो पेपर पेंसिल वाली जो पहले होती थी वही है। तो CC के अंदर दोनों ही हैं, आप ये देखिएगा। और उसके बाद जो आपके मार्क्स रेंज आए उस तहत आप जो है ग्रेड दे देंगे, यानी 91 to 100 ये कुल मिला के जितने आए उनके बीच में अगर आ रहे हैं तो आपने A1 ग्रेड दे दिया, देखिए। और फिर 81 to 90 ये 10-10 के गैप पे ये सारे ग्रेड हैं, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं। और यही जो है ये CCE यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल हैं, दोनों ही फॉर्मेटिव और समेटिव, ये याद रखिएगा। उनकी परसेंटेज भी देख लीजिए यहाँ पे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि उसने सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादित आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ठीक है, अब ये ऐसी उस डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहा है और उसके बैकग्राउंड पे रिलेटेड काफ़ी मतलब स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर या थॉट्स हैं, यानी कि ये है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते उसके सामाजिक लोग, इस तरीके की सोच बनी हुई है। अब टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को क्या इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपटीशन लड़ाना चाहिए इस बच्चे का और बाकी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। सजेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट को कि स्कूल छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे और कोई और दिशा में काम करे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है कि आर्टिकल 21A के तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें देनी ही देनी है, तो आप उसे स्कूल से छोड़ने की बात तो कर ही नहीं सकते। 4th पॉइंट, प्रेजेंट करनी चाहिए स्टोरी और एग्जाम्पल्स रोल मॉडल्स की डिफरेंट सोशल ग्रुप से। हाँ, इस तरीके से स्टोरीज और एग्जाम्पल देंगे तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना, यानी कि जो बाकी जो बच्चे हैं मेन स्ट्रीम वाले जिन्होंने उस डिसएडवांटेज बच्चे के बारे में ये बना रखी है, तो उन रूढ़िवादिताओं को ऐसी स्टोरीज और एग्जाम्पल तोड़ेंगी और फिर वो बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, अपने ग्रुप का पार्ट बना लेंगे। तो टीचर का रोल ये होना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए? यानी एक समावेशी कक्षा है जिसके अंदर जो फिजिकली रूप से डिसेबल्ड हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड भी है, सबको एक ही तरह पे एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना, वो इंक्लूजन की बात है। ये मुख्य धारा में आप उनको ला रहे हो। ये बिलीव करती है कि हर बच्चे के एक पोटेंशियल है टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। हाँ, ये बात तो ठीक लग रही है कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही, इंडिविजुअल डिफरेंस है और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हीं की स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहिए, वीकनेस को कम करना चाहिए। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। डिसेबल्ड लर्नर्स के प्रति आप सिर्फ दया और सिंपैथी दिखाते रहोगे तो उनकी लर्निंग कैसे होगी? उनकी जो स्ट्रेंथ्स है उन पे काम करना चाहिए टीचर को। दया से तो एक तरीके से वो अपने आप को और ना मतलब और पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे और मतलब और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी एबिलिटी पे तो कर नहीं रहे हो, तो वो अपने आप को एक तरीके से असक्षम महसूस खुद ही करने लग जाएंगे अगर आप बार बार पिटी और सिंपैथी देंगे तो ये आंसर नहीं है।
लेबल यूज करने चाहिए, हैंडीकैप चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन। लेबलिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे नॉर्मल क्लासरूम हो, इंक्लूसिव क्लासरूम हो, कोई भी हो। लेबलिंग तो एक आउट ऑफ डेट कॉन्सेप्ट है जिसे यूज ही नहीं करना। पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। सिर्फ गिफ्टेड और टैलेंटेड की तरफ टीचर को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। सिर्फ गिफ्टेड और टैलेंटेड को ही ग्रूम करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सब बच्चों की डेवलपमेंट करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो भाई ये सब क्या है? ये हमारे रीडिंग, पठन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी ये डिसलेक्सिया की बात हो रही है यहाँ पे। और ये डिसलेक्सिया अपने आप में क्या है? ये एक हमारी अधिगम से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के ये लक्षण हैं। तो यही इसका आंसर है। ऑटिस्टिक चाइल्ड यानी स्वलीन चिंतन, स्वलीन बच्चा जो है वो सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाता, अपनी सोच में खोया रहता है, तो वो ये वाली बात नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड, देखो पढ़ने से रिलेटेड ये सारी बातें हो रही हैं, तो इसलिए ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है जो कि हमारा लर्निंग में दिक्कत कर रहा है फिर, तो इसलिए इसका आंसर डिसलेक्सिया है। क्रिएटिव बच्चा जो है वो तो नई नई चीजें करेगा, वो है। मेंटल इम्पेयरमेंट, मानसिक क्षति वालों को जो है, आप सिर्फ यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर रीडिंग वाली बातें हो रही है, तो ये लर्निंग से, अधिगम से रिलेटेड बातें हैं। मेंटल इम्पेयरमेंट की इसमें कोई बात नहीं है। इसका आंसर जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? अब हमारा स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, उनकी नीड्स को एड्रेस करना है। पहला, आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। भाई रटने को तो है ना, उसको तो बाहर ही निकालना है, वो चीज आउट ऑफ डेट है, उसको तो यूज ही नहीं करना। आपको रट्टा मार चीजें जो है उनको तो बंद करना है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं। आप यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे स्टूडेंट्स को, वो भी गलत है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं है, बच्चा जो है इंडिविजुअल, अपने आप में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। उस बच्चे पे आधारित आपको जो है आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हुई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। तो यूनिफॉर्म वेज की बात, एक जैसा सब कुछ, ये तो नहीं करना, ठीक है। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कोपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, बहुत सारा रिटन होमवर्क दे देना और बार बार कॉपी, ड्रिल, प्रैक्टिस, व्यवहारवादी सोच, ये सब नहीं करवाना, तो ये तो आउट, ये नहीं है। फोर्थ, डेवलप करना स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको बनाने हैं कि बच्चे के अधिगम ऑब्जेक्टिव कि ये वो अचीव कर लेगा हर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के आधार पर, तो यही टीचर को करना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य बनाना, यानी स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर कोई बच्चा जो है मैथ्स में तेज है, तो उस बच्चे के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे डेवलप करने हैं कि ये इस कॉन्सेप्ट को और मैं इसके एडवांस लेवल के से क्वेश्चन दूं, ताकि इसकी जो है उस स्ट्रेंथ पे ये और आगे बढ़ सके, यानी कि उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट उस क्षेत्र में और बढ़ सके, तो वो काम करना है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्रिएटिव चिल्ड्रन को आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो? क्रिएटिव यानी कि नई नई बातें बनाने वाला, नई नई थॉट लाने वाला, नई नई चीजें करने वाला। डाइवर्जेंट थिंकर यानी कि एक चीज के बहुत सारे पक्षों को के बारे में सोचना। तो क्या करना है? क्या टीचर एम्फसाइज करेगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज तो हो गई ऐसे मिलकर एक पॉइंट के ऊपर, जैसे लेंस कन्वर्ज कर देता है ना, फोकस कर देता है, ऐसी थिंकिंग थोड़ी डेवलप करनी है। क्रिएटिविटी तो डाइवर्जेंस यानी बाहर की ओर अभिसारी चिंतन पे आधारित है। अब सारी चिंतन को एम्फसाइज करना ये गलत है। डिस्करेज करना है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ये भी गलत है। एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को तो हमें एनकरेज करना है। एनकरेज करना मल्टीपल पर्सपेक्टिव और अप्रिशिएट करना ओरिजिनल आइडियाज को, बिल्कुल सही। मल्टीपल पर्सपेक्टिव यानी एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, नए नए आइडियाज। और क्रिएटिविटी यही तो है, सृजनात्मकता की, नयापन, नोवेल्टी, ये उसके फीचर में ही आता है, तो उनको अप्रिशिएट करना ये टीचर को करना चाहिए क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही। डिस्करेज करना स्टूडेंट्स को रिस्क लेने से और अंडरटेकिंग चैलेंजेस। अब बच्चा जो रिस्क और चैलेंजेस की कॉन्सेप्ट में ये बात है कि यानी कि एक चीज के रिस्क ये है कि और भी नई नई चीजों के बारे में सोचना, तो उसको तो है डिस्करेज नहीं, एनकरेज करने की जरूरत है। रिस्क ये उस पर नहीं है कि उसकी जान के खतरे वाली बात नहीं है। चैलेंजेस यानी कि कोई कॉन्सेप्ट को चैलेंज लिया कि
टीचर ने दिया और उसके बच्चे जो है वो नए नए पक्ष उभार कर आया तो ही तो उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी। आप सिर्फ रूटीन पेपर पेंसिल और क्लास वाले काम होमवर्क कराते रहेंगे तो उससे थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर 4 भी नहीं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन सा फैक्टर सपोर्ट करता है मीनिंगफुल लर्निंग एक क्लासरूम में? इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाने देना। नहीं भाई, इसे आप बार बार टेस्ट लेते रहोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है, यानी कि बिल्कुल समझने वाला अधिगम हो रहा है। आप इंक्रीज कर देंगे रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, आप जो है सिर्फ रिवॉर्ड से बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को यूज कर रहे हैं। अब जब तक वो रिवॉर्ड मिलते रहेंगे तब तक तो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित रहेगा। रिवॉर्ड बंद, बच्चा सीखना बंद, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग यही है जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे। फॉलो करना सिर्फ लेक्चर मोड इंस्ट्रक्शन का ये भी नहीं है, लेक्चर मोड से तो है सिर्फ रट्टा मार तरीका होगा, वो नहीं है। शो करना जेन्युइन इंटरेस्ट कंटेंट मैटर के अंदर, यानी विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र में एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। आप जो है कंटेंट मैटर में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करेंगे और बच्चे की ओवरऑल वेलबींग और लर्निंग की तरफ काम करेंगे तो वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप जो है कंटेंट मैटर के प्रति इंटरेस्ट है आपका, तो आप उसके बारे में कि आप सोचेंगे कि मैं बच्चे को किस किस तरीके से सिखाऊं और बच्चे की ओवरऑल लर्निंग कैसे हो, तो उसके बारे में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, वही एक मीनिंगफुल लर्निंग का ये आंसर है। एक एग्जाम्पल क्या नहीं है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का? प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, पहला, नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये तो नहीं है। फंक्शनल फिक्सनेस, यानी कि आप जो है एक कन्वेंशनल फंक्शन के तौर पर ही चीज़ों को देख रहे हो, तो ये जो है वो ये तो एक बैरियर है, यानी कि ये तो एक रुकावट है भाई। आप क्या होता है, आप जो है पेचकस को सिर्फ पेचकस को पेच टाइट करने के लिए यूज़ करते हो और आप के पास पेचकस खो जाता है तो आपके पास एक चक्कू है, आप चक्कू को यूज नहीं कर रहे पेच टाइट करने के लिए, क्योंकि आपने चक्कू को सिर्फ सब्जी काटने के टूल की तरह देखा। तो आपने फंक्शनल फिक्सनेस की है, तो आपका काम नहीं बनेगा और आपकी सोच या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो वही एक एग्जांपल है फंक्शनल फिक्सनेस का। देखिए इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। कई बार एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन नहीं होती, साथ में सिर्फ फंक्शनल फिक्सनेस लिखा होता है। तो आप याद कर सकते हैं कि फंक्शनल फिक्सनेस यानी क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये कहला। रिस्पॉन्स सेट क्या है? रिस्पॉन्स सेट है यानी एक ही तरीके से करते रहना और उसमें अटक जाना, इसको मेंटल सेट भी कहा जाता है। यानी कि आप एक पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का और आपको एक तरीका आता है और आप उस पर अटक गए और आपने बाकी क्वेश्चन करने छोड़ दिए और उसी पे आपने सारा टाइम लगा दिया पेपर का, आपका पेपर तो गया काम से। तो ये नहीं करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये इफेक्टिव। गेटिंग स्ट्रक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना नहीं चाहिए। हमें अगर प्रॉब्लम उसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप और कोई तरीका लगा लो, उससे उसे सॉल्व कर लो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। मीन्स एंड एनालिसिस, यानी डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। आपने जो है मीन्स यानी तरीके और एंड यानी आपका सिलेक्शन, साधन साध्य विश्लेषण। एंड आपका रीड का पेपर है, मीन्स है आप जो तरीके कर रहे हो, तो आपने छोटे छोटे तरीकों को उससे बांट लिया कि आज मैं ये वाले चैप्टर करूंगी, ये वाले मॉक मारूंगी, और उससे आप एक एंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो। तो आपकी प्रॉब्लम थी रीड का एग्जाम सॉल्व करना, उसको आप फिर इस तरीके से मीन्स एंड एनालिसिस से सॉल्व कर पाओगे। तो वही एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर है। इसमें से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक प्रणाली नहीं है? ठीक है, नहीं याद रखना। इन्होंने भी देखो कितना बड़ा नोट बड़े बोल्ड में लिखा है, क्योंकि बच्चे ने ये छोटी चीजें होती है ना, नहीं है इसी में कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। तो इसलिए नोट वाले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 2 बार पढ़ के फिर आंसर लगाना। एनकरेज करना बच्चों को ताकि वो इंट्यूटिव गैस लगा सके, तो ये तो बढ़िया बात है कि बच्चे जो है वो गैस वैस करें, बिल्कुल सही है। और हमें बताना है कि नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर, यानी प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, चीज़ों को करके देखना, साइंस में करना हो जैसे आप करते हो, तो वो तो एक टीचिंग शिक्षण अधिगम और बेहतर होता है उससे। तो ये इसका आंसर नहीं है।
डायलॉग करना, किसी भी चीज़ पे आप चर्चा करते हो, डिस्कस करते हो, संवाद करते हो, तो आपकी उस कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनती है। टीचर जो है सिर्फ खुद ही बोल दे और बच्चे को सिर्फ पैसिव सुनता रहे, तो उससे जो है वो वन वे प्रोसेस हो जाता है कम्युनिकेशन का, और जो है लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पाती। मगर अगर बच्चा खुद पार्ट लेता है, टीचर से डिस्कस करता है, तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और इसमें पूछना है कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। चौथा, फोकस करना रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, यानी कि सिर्फ आपने नॉलेज जो है वो दे दी, बच्चे ने रट्टा मारी और पेपर में वैसे ही लिख दी, तो ये जो है ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है शिक्षण अधिगम की, क्योंकि ये रट्टा मार पद्धति पर आधारित है। इसमें समझ का विकास नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही। जिसने जितना रट्टा मारा और पेपर पे लिख दिया उसके ज्यादा नंबर आ गए, मगर समझ की आपका मूल्यांकन थोड़ी हो पाया। तो यही इसका आंसर है, ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लास? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकती है? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं। हमें बच्चों को, ऐसे बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो वो बिल्कुल ही उस सब्जेक्ट से दूर हो जाएंगे, टीचर से नफरत करने लगेंगे, और वो पढ़ाई जो अधिगम वो करने आए हैं स्कूल के अंदर वो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो गलत है। बच्चों को बार बार डांटना पूरी इंटायर क्लास के आगे, भाई बिल्कुल गलत है। बच्चे के अंदर भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है और वो हर्ट होता है, आप इस तरीके से उसकी बेइज्जती करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। उनसे बात कीजिए, रीजन फाइंड आउट कीजिए कि उन्हें क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, तो और फिर उसके ऊपर काम कीजिए। यही इसका आंसर है। बहुत सारी वर्कशीट दे देना होमवर्क में करने के लिए, तो ये नहीं है। तो ऐसे करने से तो बच्चा और इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि एक तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से इतना होमवर्क और दे दिया। क्या पता उसके डिसइंटरेस्ट शो करने की क्या दिक्कत आ रही है, क्या पता उसको रीडिंग डिसऑर्डर है, उसको डिसलेक्सिया है, या फिर वो कुछ इमोशनल रूप से परेशान है। तो उसको जानने की कोशिश करो, उस पर काम करो। सिर्फ वर्कशीट दे देने से आपका काम सॉल्व नहीं हो जाता एज अ टीचर, तो फोर्ड नहीं करना। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी अपने साथ क्या ज्ञान साथ में लेकर आ रहा है, पूर्व ज्ञान, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर आप जो है अपनी लर्निंग एक्टिविटीज बच्चे के लिए ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे और बच्चा खुद नई नई एक्टिविटीज से अपने ज्ञान की संरचना करता रहेगा। तो पूर्व ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ठीक है। कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रूट मेमोराइजेशन, तीनों जो है, पहली बात ये तो व्यवहारवादी कंस्ट्रक्ट है, यानी बिहेवियरिज्म से आधारित ये बातें हैं कि आप जो है स्टिमुलस दोगे, रिस्पॉन्स दोगे, वो कंडीशनिंग होगी। पनिशमेंट यानी दंड के डर से बच्चों को पढ़ाओगे, बिल्कुल भी नहीं। रट्टा मार भी नहीं करवाओगे, तो ये नहीं करना आपको। बच्चा जो अपने साथ ज्ञान लेकर आ रहा है, उस ज्ञान पे आपको नए ज्ञान को बिल्ड करना है, उसकी मदद लेते हुए। वही संरचनावादी उपागम है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं, यानी नेव थियरीज। ठीक है, जैसे नेव थियरी किसी बच्चे ने बना रही कि बादल जो है भगवान ने कहा तो बारिश होती है, क्योंकि उसने अपने आसपास से सुना और उसने इस तरीके की एक कॉन्सेप्ट बना लिया। अब वो जो है इस बैकग्राउंड में स्कूल के अंदर आ गया। ठीक है, अब टीचर को क्या करना चाहिए? चैलेंज करना चाहिए इन कंसेप्शंस को डायलॉग के थ्रू, यानी संवाद के द्वारा बच्चों की इस अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चों की चुनौती देंगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे से और डिस्कस करेंगे, क्यों, क्या, किसने कहा, क्या ऐसा भी होता है। तो उस तरीके से बच्चा जो है वो जो उसकी गलत या फिर नेव थियरी जो उसने खुद से बनाई है, उनको वो समझ पाएगा कि हाँ ये गलत है और ये चीज साइंटिफिक है, ये ठीक है, और अपने उस थियरी को रिजेक्ट करके सही वाली चीज को अपना लेगा। डिसमिस करना बच्चे के आइडियाज को। अब बच्चे के ऐसे वो कहता है कि भगवान कर रहे हैं तो बारिश हो रही है, ऐसे बिल्कुल ही डिसमिस कर, बिल्कुल गलत है। तो बच्चा जो है वो अपने आइडियाज को यूँ समझेगा कि मेरे आइडियाज को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, क्लास में मेरी बातों की कोई महत्वपूर्णता ही नहीं है। तो इस तरीके से तो वो अधिगम से और हट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। इग्नोर कर देना बच्चों के आइडियाज और थियोरीज को। इग्नोर करना भी कोई तरीका नहीं है। बच्चे के थ्योरी आइडियाज से बात करनी चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए, और बच्चा ताकि खुद ही समझ जाए कि ये मेरी चीजें जो मैंने बना रखी थी धारणाएं, ये गलत है। स्कोल्ड करना, डांट देना। भाई स्कोल्ड तो बिल्कुल भी मत करना, बच्चों को डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऐसे आइडिया, वैसे ही नहीं डांटना, और ऐसे आइडियाज हो और जो कि टीचिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे हमें ऐसे नहीं है कि हम जो है वो पढ़ा रहे हैं, बस हम पढ़ा के समझ के समझा के चले गए, ऐसा नहीं है। बच्चे को पार्ट में साथ में लेके चलना है हमें, टीचर का रोल वही है। और डांट डपट के ऐसे पढ़ाने लगते तो हम मशीन थोड़ी है, हम टीचर हैं, हम जो है वो मीडिएटर हैं, हम फैसिलिटेटर हैं। हम बच्चे को वो ज्ञान में मदद कर रहे हैं, वो बना तो खुद ही रहा है, हम तो सिर्फ उसके लिए अरेंज कर रहे हैं। ऐसा रोल, ऐसी बातें सब एनसीएफ करता है, और यही आजकल की जो पेडागोजी और ये सब चल रही है, वो आज की यही बातें हैं।
और इसी पे बेस, इस सोच पे आधारित आप जो है क्वेश्चंस के आंसर करना, ठीक है, कभी गलत नहीं होंगे। संज्ञान का और संवेग का, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हाँ एक संबंध है और ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि कई बार संज्ञान इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है और कोई कहता है इमोशन जो है वो संज्ञान को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई है, कौन पहले करता है कौन बाद में करता है, ये ऐसी कोई फिक्स निर्धारित बात नहीं हुई। हाँ, मगर दोनों एक दूसरे को करते हैं, ये बात आसान है, ये मानी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये कहते हैं बाय डायरेक्शनल अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन द बोथ, यानी द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती रहती है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही बंदा था जिसने ये बात की थी, वो था ज़ेजोंग। बाकी सब कहते हैं कि हाँ रिलेशनशिप है, मगर कौन पहले आता है कौन किसको करता है वो नहीं है। हाँ, बस एक पॉजिटिव को रिलेशन है, यानी पॉजिटिव आर है, ये बात है। यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है कि संवेग जो है कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, नहीं। जो कॉग्निशन है वो संवेगों को करता है, नहीं। बाई डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने। लर्निंग जो है वो हमारा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये है। तो बच्चे का इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल, बच्चा इंटरेस्टेड होगा, आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप अधिगम करेंगे, मुझसे सीख लेंगे। इमोशनल हेल्थ, यानी कि आप सामूहिक रूप से स्वस्थ हैं, यानी कि आप किसी चीज़ से परेशान नहीं है, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। आप अगर घर की किसी समस्या से परेशान है तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, मैं कैसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं पिक्चर्स ला रही हूँ, क्या मैं कोई एग्जाम्पल ला रही हूँ बड़े बच्चों के तहत, जैसे आप बड़े हैं तो वो जो है वो आपको मदद कर रहे हैं आपके अधिगम में, तो आपकी लर्निंग होगी। अगर आपको मेरी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज बेकार लग रही हैं या सिर्फ मैं लेक्चर ही लेक्चर दिए जा रही हूँ, तो आपकी लर्निंग नहीं होगी। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर, ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपका जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ है। अगर आप सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक संदर्भ से देखें कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े और मैं जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में सारी बातें, जब बिल्कुल ही अच्छा मेथड सब कुछ अच्छी तरह कर रही हूँ, मगर सिर्फ मैं इंग्लिश में बोले जाऊँ, तो उससे क्या होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कंटेक्स्ट भी बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए, चारों बातें बहुत जरूरी है अधिगम के लिए। तो इसलिए इसका आंसर है डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब ज्ञान की जो है वो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो किससे होगी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं से होगी, सोशल इंटरेक्शन से होगी। इसकी बात भाई वाइगोत्स्की ने भी कही है, जो कि सोशो कल्चरलिस्ट थे, मतलब उन्होंने कहा था कि आप कल सोशल इंटरेक्शन क्या होती है, आप और मैं एक संवाद कर रहे हैं, एक चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, तो उससे जो है हम ज्ञान की नई नई बातें जान रहे हैं और उसकी संरचना कर रहे हैं। आपने मुझे एक टॉपिक दिया कि मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है, मैंने एक सोशल इंटरेक्शन, आपने मेरे से फ़ोन पे बात की, मैसेज किया, कुछ भी किया, उसके बाद मैंने वो टॉपिक पढ़ा और फिर जो है मैंने आपको समझाया, तो एक कंस्ट्रक्शन हुई ना, ज्ञान की नई मीनिंगफुल संरचना हुई। तो वो बहुत ही ज़रूरी है समाज के अंदर। अगर मैं अकेली जो है वो ड्रिल करती रहूँ, प्रैक्टिस करती रहूँ, या फिर आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट देती रहूँ, तो ये सारी बातें आउटडेटेड हैं, ये आज की डेट में नहीं है। ड्रिल, रिपीटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये व्यवहारवादी बातें पहले होती थी। अब जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का ज़माना है, संरचनावाद का ज़माना है, और उसी पे आधारित विदेशों में तो बहुत ही पहले से आया था वो, मगर हमारे देश में जब हमने एनसीएफ 2005 किया और हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो भी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करती है। वो ये नहीं कहती कि ये पद्धति जो पहले की बातें थी कि रट्टा मारो और पेपर में दो और जो नंबर आ गए वो सिलेक्ट, वो बढ़िया। रट्टा नहीं, समझ पे काम करना है हमें, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगफुल, यानी कि जो है एक सार्थक संरचना हो, समझ में आए, उसका कुछ इंपॉर्टेंस हो, आप ऐसा ज्ञान हो जो कि आप जो है अपने जीवन में यूज कर पा रहे हो। क्या पता कोई साइकोलॉजी की ऐसी थियरी हो जो आप पढ़ रहे हो, आप अपना खुद का बच्चा उस पर उस चीज को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सिर्फ मैं पढ़ा दूं और आप पढ़ लो, रट्टा मार लो, हाँ बच्चा इतने साल का ये बोलता है और ये करने लग जाता है, कंजर्वेशन टास्क करने लग जाता है। जब आप खुद के बच्चे में देखोगे ना और उन चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो आप खुद ज्ञान का मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप उसे अप्लाई करके देख रहे हो, आप उसे रियल उसमें एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी पे जैसे आप कर रहे हो, और वही चीज़ आपको अपने बच्चों के साथ करवानी है, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो चाहे खुद का बच्चा हो। वही है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधियों को करने का निर्णय ले लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चा जो है वो सिर्फ रिवॉर्ड पे फोकस कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो उससे मिलने वाला प्राइज है उस पर इंटरेस्ट है।
तो बच्चे ने क्या डेवलप कर लिया, मेटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, यानी भौतिकवादी अभिवृत्ति, भौतिक चीजें, यानी कि स्टार मिल गया, प्रेज मिल गई या मुझे टॉफी मिल गई, तो वो सारी चीजें हैं, मगर सीखने में जो मजा आया, आनंद आया, उससे वो वंचित हो गया। वो सिर्फ उसके मेटीरियल एंड पे फोकस कर रहा है कि मुझे ये सब चीजें मिले। आप जैसे कि एक एग्जांपल लें कि टीचर बनना किसी के लिए सिर्फ अगर वो मेटीरियलिस्टिक टुवर्ड्स लर्निंग हो कि मेरे को नौकरी मिल जाए, और ये सारी जो चीजें सीख रहा है उसको सिर्फ इस तरीके से वो सीखे कि मेरे को पेपर क्वालिफाई करना है, और उन चीजों में कोई मजा ना ले, उस चीजों की कोई जो थ्योरी है साइकोलॉजी की या हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशन कंसेप्ट, उनकी चीजों को खुद में रस लेते हुए पढ़ना, उस चीज में मजा ना ले, तो वो एक सही लर्निंग नहीं है। वो आपने एक काफी मेटेरियलिस्टिक गोल रखा है, ठीक है, वो आपने मास्टरी गोल नहीं रखा। आपको भी मास्टर बनना पड़ेगा, आपने मास्टरी गोल रखना है, यानी कि आपको चीजों को सीखना है पूर्ण रूप से, तो वो बढ़िया तरीका होता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्यों भाई? क्योंकि वो जब वो बैटिंग करता है तो उसके अंदर इतनी स्किल है, उस चीज में उसने पूरी बढ़िया तरीके से सीखा है। तो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स रखने की जरूरत है। और ये जो गोल होते हैं ना, सिर्फ पेपर में पास कर देना, सिर्फ क्वालिफाई कर देना, सिर्फ स्टार मिल जाना, ये मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स होते हैं। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स जो होते हैं ना, वो अगर आप कंटेंट ढंग से मास्टर नहीं करेंगे तो ये जो है ये तनाव उत्पन्न करते हैं, बेचैनी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस की प्रेशर महसूस होगा। पेपर में अगर आपने रट्टा मार के आप चले गए और आपको फिर परफॉर्मेंस प्रेशर महसूस होगा कि मेरा ये सही है या नहीं, हाई मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ आप एंड पे फोकस कर रहे हो। अगर आप मजे लेते हुए समझते हुए समझेंगे कि कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो आप मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पे काम करेंगे, और उन पे काम करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कि आपका बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज को सीख जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सिलेक्शन कब हो गया। वो तो एक छोटा गोल रह जाएगा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। इंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त कर रहा है, नहीं भाई, वो तो समझने में थोड़ी आनंद प्राप्त कर रहा है, उसको तो स्टार में इंटरेस्ट है, परसिस्ट कर रहा है एक्टिविटी में इवन विदाउट रिवॉर्ड। चाहे स्टार मिले या ना मिले, उसे एक्टिविटी में ही आनंद आ रहा है, तो वो उसे करे जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन वर्क्स टू प्लीज अदर्स, बच्चा जो है अपने लिए मास्टरी गोल एस्टैब्लिश कर रहा है, नहीं भाई, बच्चा जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल एस्टैब्लिश कर रहा है और वर्क कर रहा है प्लीज टू अदर्स। इसमें क्वेश्चन में है कि 4 में कि वो मास्टरी गोल कर रहा है और दूसरे को प्लीज करने के अलावा, ऐसा नहीं है, बच्चा जो है वो प्लीज कर रहा है और मास्टरी गोल नहीं, परफॉर्मेंस गोल सेट कर रहा है इस एग्जाम्पल में, तो इसलिए इसका आंसर 1 है। कंसेप्ट चाइल्डहुड का क्या है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है एक सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी कि जो हमारे कंटेम्पररी, यानी कि आजकल जो हमारे सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है, यानी सामाजिक की और संरचनावादी जो ये थियरिस्ट हैं, यानी जो थियरी बना रहे हैं, उनके आधार पे उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट बनाया, सोशल कंस्ट्रक्ट, की बाल्यावस्था ये है, इसकी ये उम्र है, इसमें बच्चा ये सीख लेता है, ये उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कंटेम्पररी बनाई है, क्योंकि आज का जो बाल्यावस्था, यानी आज की जो बाल्यावस्था की अवधारणा है, और आप अपने माता पिता की बाल्यावस्था की अवधारणाओं को सुनेंगे, जो उनके पेरेंट्स में जैसे उनका बालपन है वो अलग है। तो आज का कंटेम्पररी बच्चा वो हाथ में मोबाइल लेके पढ़ रहा है, उसको उसमें होमवर्क आ रहा है। जब हमारे माँ बाप पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं था, तो वो बाल्यावस्था की जो अवधारणा है वो बदल गई है, और वो बदली है, और वो उस बदली हुई अवधारणा को कौन बताते हैं? सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज, यानी सामाजिक और संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एक अवधारणा है, ठीक है। डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये सेम है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समाज पे आधारित है, जो हमारा बहुत ही पिछड़ी हुई, आप मान लीजिए कोई ऐसी सोसाइटी है और बहुत ही क्लोज रहती है, तो उसमें जो बाल्य अवस्था बच्चे की होगी और उसको जैसे एक्सपीरियंस मिलेंगे वो काफ़ी अलग होंगे, जो कि एक ही बहुत ही वेल डेवलप्ड अमेरिका में पढ़ते हुए बच्चे को, तो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अलग हो जाती है। चिल्ड्रन आर बोर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज, भाई बच्चों को ऐसे बुरेपन की नजर से तो देखना ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। चिल्ड्रन बिगिन विद नोटिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय द एनवायरमेंट, बिल्कुल वातावरण से होते हैं, ये गलत है। बच्चा जो है वो हमने देखा हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं।
इसलिए 4 भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, यानी मिडल चाइल्डहुड की क्या व्यवस्था है? फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजन डेवलप। अब भाई हमारा आप देखिए कि मिडल चाइल्डहुड, अर्ली, मिडल, लेट। अब अर्ली जो है वो आप मान के चलिए 2 से 6, और ये हमारा लगभग 12 तक होता है, 6 से 12। अब ये अब 2 से 6, 6 से 12, इनके बीच में आप मान लीजिए कि 6 से लगभग 8 तक, और ये 6 से लगभग 10 तक, और ये 10 से 12 तक हो गया लेट वाला। अब 6 से 10 तक का बच्चा जो है वो जो है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट थिंक करने लग जाएगा? क्या वो अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा? नहीं, अमूर्त चिंतन जो है वो बाद में करेगा, लेट चाइल्डहुड में करेगा। तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं है। चिल्ड्रन लॉजिक तो लगाने लग जाता है मगर कंक्रीट करता है। अब 6 से 10 साल का बच्चा, यानी कि जो 5वीं तक आ गया, वो जो है वो लॉजिक लगा रहा है मगर कंक्रीट चीजों के साथ, सम्मान के साथ कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। लर्निंग अकर्स प्राइमरी थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी। सेंसरी और मोटर एक्टिविटी के अंदर जो है वो तो सेंसरी मोटर ऑपरेशन स्टेज उनकी बातें हैं, वो नहीं है इसमें। आप देखिए स्टेजेस को आप जो है स्कूल एज के साथ जोड़ के देखिए। स्कूल में जैसे बच्चा जा रहा है, जैसे छठी में, पहली में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप उनकी टेक्स्ट बुक्स को याद कीजिए कि क्या है और बच्चा क्या क्या करता है, एक जनरल आइडिया लाइए और फिर आंसर लगाइए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक टिप। फैमिली और नेबरहुड क्या है, यानी परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या करती हैं? भाई ये जो है ये हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। बच्चा जो है समाजीकरण का हमारा प्राइमरी सबसे पैदा होता है तो परिवार में होता है, परिवार से चीजें सीखता है। नेबरहुड, उसके आस पड़ोसी जो है वो प्राइमरी है। ठीक है, यही इसका आंसर है। प्राथमिक सबसे पहले उसको यही समाज के बारे में सिखाता है और वो चीजों के बारे में सीखता है। साइकोलॉजिकल एजेंसी ऐसी कुछ ये शब्द ही नहीं होता। मिडल सोशलाइजिंग एजेंसी भी नहीं होता। सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी एक शब्द होता है जिसके अंदर हमारे स्कूल, मास मीडिया, ये सब आता है। ठीक है, मगर प्राइमरी, प्राथमिक, वो होता है भाई परिवार और नेबरहुड। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इस एग्जाम की आंसर की है, आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पेपर सॉल्व करते रहिए और जो लैग जहाँ पे आप कर रहे हैं उसको और पढ़िए। अभी भी समय, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।